तारीख थी 14 अगस्त 2016। पूरा भारत अगले दिन अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। लाल किले से लेकर कन्याकुमारी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, एक अलग ही तरह की जंग लड़ी जा रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 12 NH12 पर सन्नाटा पसरा था। हेडलाइट की मध्यम रोशनी में एक ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे रुकता है। ड्राइवर के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। वह बार बार अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बाहर का घुप, अंधेरा और सन्नाटा उसकी घबराहट को और बढ़ा रहा था। ट्रक के पिछले हिस्से में सब्जियों की बोरियां लदी थीं, जो ऊपर से देखने में बिल्कुल सामान्य व्यापारिक सामान लग रहा था, लेकिन उन सड़ी गली सब्जियों के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने की ताकत रखता था। 5 करोड़ रुपए के फेक इंडियन करेंसी नोट्स, FICN। यह केवल कागजों का ढेर नहीं था, यह एक आर्थिक परमाणु बम था जिसे भारत के बाजार में विस्फोट करने के लिए भेजा गया था। इस कहानी को समझने के लिए हमें मालदा की उस रात से बहुत पीछे जाना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों IB और रॉ के पास 2013 से ही एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट आ रही थी। इस रिपोर्ट का कोड नेम था प्रोजेक्ट के। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई रणनीति अपनाई थी। दशकों से सीमा पर सीधी जंग हारने के बाद उन्होंने भारत को अंदर से खोखला करने का फैसला किया था। इसे आर्थिक आतंकवाद कहा गया। ISI का मकसद साफ था, भारत में इतनी बड़ी मात्रा में जाली नोट झोंक दिए जाएं कि भारतीय मुद्रा की साख गिर जाए। जब बाजार में असली और नकली का फर्क मिट जाता है तो जनता का अपनी करेंसी से भरोसा उठने लगता है, महंगाई आसमान छूने लगती है और देश की बैंकिंग प्रणाली चरमरा जाती है। किसी देश को बर्बाद करने के लिए अब मिसाइलों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सही क्वालिटी के कागज और प्रिंटिंग प्रेस काफी थे। ये नोट किसी गली कूचे की प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपते थे। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के पेशावर, कराची और लाहौर में स्थित उच्च सुरक्षा वाले प्रिंटिंग सेंटर्स में इन्हें तैयार किया जाता था। ये प्रेस अत्याधुनिक मशीनों से लैस थीं, जो सरकारी मुद्रा छापने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जाली नोटों की गुणवत्ता इतनी उन्नत थी कि उन्हें पहचानना आम आदमी के लिए नामुमकिन था। इनमें निम्नलिखित फीचर्स की हूबहू नकल की गई थी। 1. कागज का मिश्रण। असली नोटों की तरह इसमें भी कॉटन और लिनन का एक विशेष मिश्रण इस्तेमाल किया गया था, जो नोट को एक विशिष्ट खुरदरापन देता है। 2. सिक्योरिटी थ्रेड। नोट के बीच में जाने वाली तार, जो रोशनी में देखने पर रंग बदलती है, उसे इतनी सफाई से डाला गया था कि बैंक कर्मचारी भी धोखा खा जाएं। 3. वाटरमार्क। महात्मा गांधी की तस्वीर वाला वाटरमार्क और सूक्ष्म अक्षर माइक्रो लेटरिंग बिल्कुल असली जैसे थे। 4. ऑप्टिकली वेरेबल इंक OVI। यह वह स्याही होती है जो नोट को तिरछा करने पर रंग बदलती है। इस तकनीक की नकल करना सबसे कठिन माना जाता था, लेकिन विदेशी स्रोतों से स्याही मंगवाकर इसे भी संभव कर लिया गया था। इन नोटों को छापना तो आधा काम था, असली चुनौती थी इन्हें भारत की सीमाओं के भीतर पहुंचाना। इसके लिए ISI ने 3 मुख्य रास्तों का एक जटिल तंत्र विकसित किया था। 1. बांग्लादेश। सबसे सक्रिय प्रॉक्सी गेटवे पश्चिम बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद जिला इस तस्करी का एपिक सेंटर बन गया था। पाकिस्तान से नोटों की खेप पहले हवाई जहाज के जरिए दुबई या श्रीलंका जाती, वहां से ढाका, बांग्लादेश और फिर सीमावर्ती गांवों में। मालदा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां की सीमा नदियां गंगा और सहायक नदियां पार करती है। रात के अंधेरे में छोटी नावों के जरिए बोरियों में भरकर ये नोट भारत लाए जाते थे। 2. नेपाल। खुली सीमा का अभिशाप। भारत और नेपाल के बीच वीजा मुक्त आवाजाही का फायदा उठाते हुए तस्करों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्तों को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया। काठमांडू में बैठे हवाला किंगपिन इन नोटों को छोटे छोटे पैकेटों में बांटकर
मानव तस्करी या स्थानीय मजदूरों के जरिए बॉर्डर पार कराते थे। 3. समुद्री मार्ग। पश्चिमी तट की चुनौती गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में छोटी मछली पकड़ने वाली नावों का उपयोग किया जाता था। हालांकि यह मार्ग कम उपयोग होता था, लेकिन जब जमीनी सीमाओं पर सुरक्षा खड़ी होती थी तब समुद्र के रास्ते भारी खेप भेजी जाती थी। 2014 में जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया। NIA के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस नेटवर्क का सेल बेस्ड स्ट्रक्चर। इस तंत्र में काक को पता होता था कि उसे हक को पैसे देने हैं, लेकिन काक को यह कभी नहीं पता होता था कि ग कौन है या इस पूरे गिरोह का आका कौन है। हर कड़ी एक दूसरे से अनजान थी। अगर पुलिस एक छोटे तस्कर को पकड़ भी लेती तो वह सिर्फ एक मोबाइल नंबर या एक फर्जी नाम ही बता पाता था। 2015 की गर्मियों में बिहार के दरभंगा के एक छोटे दुकानदार ने पुलिस को शिकायत की। उसने एक 500 रुपए का नोट पकड़ा था जो दिखने में तो सही था, लेकिन छूने में चिपचिपा लग रहा था। यह एक छोटी सी मानवीय भूल थी। नोट छापने के बाद उसे ठीक से सुखाया नहीं गया था। NIA ने इस नोट के सीरियल नंबर को ट्रैक किया और पाया कि इसी नंबर के नोट दिल्ली के सदर बाजार और कोलकाता के बड़ा बाजार में भी देखे गए हैं। कड़ियां जुड़नी शुरू हो गईं। NIA के अधिकारियों ने रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन सभी फोन कॉल्स का विश्लेषण किया जो सीमावर्ती इलाकों से संदिग्ध समय पर किए गए थे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक नाम उभरा, रफीकुल इस्लाम। रफीकुल मालदा में एक छोटा कपड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी जीवन शैली और बार बार होने वाली बांग्लादेश यात्राएं शक के दायरे में थीं। NIA ने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। वे जानते थे कि रफीकुल को पकड़ने का मतलब है सिर्फ एक प्यादे को मारना। वे वजीर तक पहुंचना चाहते थे। NIA ने उसके घर के आसपास खुफिया कैमरे लगाए, उसके फोन टैप किए और उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी। जबकि NIA अपना जाल बिछा रही थी, तभी भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। नोटबंदी, डेमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर की रात जब प्रधानमंत्री ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान के प्रिंटिंग सेंटर्स में मातम छा गया। वह करोड़ों अरबों का स्टॉक जो अभी भारत भेजा जाना था, 1 सेकंड में रद्दी हो गया। घबराहट में गलतियां। भारत के भीतर छिपे तस्करों में भगदड़ मच गई। नोटों को ठिकाने लगाने के चक्कर में उन्होंने ऐसी गलतियां की जो वे सामान्य समय में कभी नहीं करते। हवाला कॉल्स। अचानक से फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। भैया माल जल गया, अब क्या करें, पैसा कहां फेंके। ये सारे रिकॉर्डिंग्स NIA के लिए सोने की खान साबित हुए। दिसंबर 2016 के मध्य में NIA को वह जानकारी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें पता चल गया कि इस पूरे भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है। उसका नाम था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कोई अपराधी जैसा नहीं दिखता था। वह दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले एक सभ्य नागरिक के रूप में रह रहा था। उसके पास कई पासपोर्ट और आधार कार्ड थे। NIA ने 14 शहरों में एक साथ छापेमारी करने की योजना बनाई। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, NIA की स्पेशल टीमें हरकत में आई। 1. मालदा और मुर्शिदाबाद। यहां से उन कैरियर्स को उठाया गया जो बॉर्डर से नोट लाते थे। 2. लखनऊ और पटना। यहां से उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ा गया जो नोटों को थोक में खरीदते थे। 3. दिल्ली, अब्दुल रहमान का ठिकाना। जब टीम उसके घर पहुंची तो उसने दरवाजा नहीं खोला। वह अंदर अपनी डायरियों और लैपटॉप को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। टीम ने दरवाजा तोड़ा और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब्दुल रहमान के पास से जो डायरी मिली वह भारत के खिलाफ एक वॉर मैनिफेस्टो की तरह थी। उसमें कोडनेम लिखे थे जैसे आम, केला, सब्जी। आम का मतलब था 1000 रुपए का नोट, केला का मतलब था 500 रुपए का नोट।
डायरी से पता चला कि इस नेटवर्क ने पिछले 5 सालों में लगभग 70 करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में खपाए थे। इससे भी खतरनाक बात यह थी कि इस नेटवर्क में कुछ सफेदपोश लोग भी शामिल थे। कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मचारी जो काउंटर पर आने वाले नकली नोटों को मशीन एरर बताकर चुपचाप असली नोटों से बदल देते थे। कुछ छोटे नेता भी जांच के दायरे में आए जो चुनावों के दौरान इस पैसे का इस्तेमाल करते थे। जाली मुद्रा का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होता, इसके सामाजिक प्रभाव अत्यंत गहरे होते हैं। गरीबों का शोषण। एक दिहाड़ी मजदूर जो 500 रुपए का नोट लेकर घर जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि वह नकली है, उसकी पूरी हफ्ते की मेहनत शून्य हो जाती है। बैंकिंग सिस्टम का पतन। अगर नकली नोटों की संख्या बढ़ जाए तो बैंकों की तरलता, लिक्विडिटी पर असर पड़ता है। आतंकवाद की फंडिंग। जाली नोटों से जो मुनाफा कमाया जाता था, उसी पैसे से कश्मीर में पत्थरबाजी और हथियारों की खरीद फरोख्त की जाती थी। यह एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल था। भारत का ही पैसा भारत के ही खिलाफ। अब्दुल रहमान और उसके 22 साथियों पर यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया। एनआईए की विशेष अदालत में 3 साल तक सुनवाई चली। एनआईए ने 150 से अधिक गवाह और हजारों पन्नों के डिजिटल सबूत पेश किए। 2019 में अदालत ने अब्दुल रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अन्य अभियुक्तों को 7 से 10 साल की कठोर कैद हुई। यह भारतीय न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों की एक बहुत बड़ी जीत थी। भले ही अब्दुल रहमान जेल में है, लेकिन यह जंग खत्म नहीं हुई है। जाली नोट छापने वाले सिंडिकेट अब नए 500 रुपये और 2000 रुपये, जो अब बंद हो चुके हैं, के नोटों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1. डिजिटल इंडिया का असर। यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से जाली नोटों का बाजार काफी हद तक सिकुड़ गया है, क्योंकि अब नकद का लेन देन कम हो गया है। 2. नई तकनीक। बीएसएफ अब बॉर्डर पर थर्मल इमेजर और स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल कर रही है, ताकि रात के अंधेरे में होने वाली तस्करी को रोका जा सके। 3. अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान के इस आर्थिक आतंकवाद को उजागर किया है। मालदा की वह रात हमें एक बहुत बड़ा सबक दे गई। दुश्मन अब केवल सरहदों पर बंदूक लेकर नहीं खड़ा है, वह आपके बटुए में रखे एक नोट के रूप में भी आपके घर में घुस सकता है। एनआईए का ऑपरेशन क्लीन स्वीप केवल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आर्थिक अखंडता की रक्षा का एक संकल्प था। यह लड़ाई केवल एजेंसियों की नहीं है, यह हर उस नागरिक की है जो नोट लेते समय सतर्क रहता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है और जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देता है। भारत की ताकत उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की जागरूकता में है। जय हिंद।